हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर्स की लास्ट क्लास में हमने री इशू ऑफ प्रॉफिटेड शेयर्स की बात की थी। री इशू के टाइम पर जर्नल एंट्रीज किस प्रकार की जाती हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा। आज की क्लास में हम री इशू का ही टॉपिक लेंगे और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण जेकेपी लिमिटेड की इक्विटी अंश निर्गमन से संबंधित है। प्रति अंश देय राशि आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 5 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम सहित और प्रथम व अंतिम मांग पर 4 रुपए दिए थे। मतलब 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर और 3 रुपए अलॉटमेंट पर प्लस 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं और 4 रुपीज आपकी फर्स्ट कॉल पर ड्यू है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एप्लीकेंट्स और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैटेगरी दी हुई है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये। 3 कैटेगरी दे रखी है एप्लीकेंट्स की, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के एप्लीकेंट्स ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको अलॉट किए गए 40,000 शेयर्स। कैटेगरी बी के एप्लीकेंट्स ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको अलॉट भी कर दिए 20,000 शेयर्स। और कैटेगरी सी के जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, उनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी। क्लियर है? क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन भी है। ये तो मैंने आपको बताया कि हम री इश्यू लेंगे, साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन भी है। ओके, ए श्रेणी में आवंटन आनुपातिक आधार पर किया गया। आनुपातिक आधार मतलब प्रोरेटा बेसिस, वो तो हमें ऊपर ही समझ आ गया था। जब 60,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दे रहे हो, इट मीन्स प्रोरेटा बेसिस पे दे रहे हो। तो ए कैटेगरी में आवंटन आनुपातिक आधार पर किया गया। राम, जो ए कैटेगरी में शामिल था, 900 अंशों के लिए आवेदन किया था। उसके द्वारा आवंटन राशि और मांग राशि नहीं देने पर उसके अंशों का हरण कर लिया गया, उसके अंशों को जब्त कर लिया गया और उसके हरण किए गए अंशों में से 400 अंश शाम को 9 रुपए प्रति अंश पर पूर्ण प्रदत्त मानकर, फुली पेड अप मानकर पुनः निर्गमित किए गए। उपयुक्त लेन देनों को कंपनी की जर्नल और रोकड़ बही में दर्ज कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है, प्रीमियम का क्वेश्चन तो है ही, साथ ही ये फॉरफिटेड शेयर्स है। राम, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। देन री इशू का क्वेश्चन भी क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने इसीलिए चूज किया है कि एग्जाम में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2-4 एडजस्टमेंट साथ में दिए होते हैं। सिर्फ एक री इशू पे या सिर्फ एक फॉरफिटेड पे आपको क्वेश्चन नहीं दिया होगा 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टेबल तो बनानी पड़ेगी, तो टेबल हम डायरेक्टली वर्किंग नोट बना लेते हैं साइड में और वर्किंग नोट में हम टेबल बना लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी को कितने शेयर्स अलॉट किए और मुझे कितना एक्सेस अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ था एप्लीकेशन के टाइम पे। तो हम वर्किंग नोट साथ साथ बनाते जाते हैं और फिर हम एंट्रीज करते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट में प्रोरेटा का क्वेश्चन है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। कैटेगरी 3 कैटेगरी है, ए, बी और सी। शेयर्स अप्लाई, शेयर्स अप्लाई। ए कैटेगरी ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बी कैटेगरी ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और सी कैटेगरी वालों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड ए कैटेगरी को दे दिए थे 40,000 शेयर्स, बी कैटेगरी में जितने अप्लाई किए थे सारे अलॉट कर दिए थे 20,000 और सी कैटेगरी को
कैटेगरी ए में 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी दी होगी। एक शेयर पे कितनी एप्लीकेशन मनी? 3 रुपए। तो 60,000 शेयर्स पे कितनी एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई होगी? 1,80,000 रुपीज। कैटेगरी बी में 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन मनी 20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 60,000 अप्लाई इन्होंने भी किया था, एप्लीकेशन मनी तो सी कैटेगरी में भी दी होगी। कितनी? 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 30,000। अच्छा, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई? एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी एक्चुअल में? एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी? शेयर्स कितने अलॉट किए थे कैटेगरी ए को? 40,000। तो एप्लीकेशन मनी ड्यू तो 40,000 शेयर पे ही थी। 40,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,20,000। 20,000 शेयर्स अलॉट भी किए तो भी 20,000 पे थी, 3 रुपीज के अकॉर्डिंग। मतलब पूरा ही जितना जैसे रिसीव हुआ था पूरा वो पूरा ड्यू था इनके लिए, तो कुछ भी एक्सेस नहीं है इनका, क्योंकि जितने शेयर्स मैंने अप्लाई किए थे उन्हीं ने अलॉट कर दिए थे। इनकी तो ड्यू कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनको अलॉट कुछ किया ही नहीं है। इट मींस एक्सेस मनी जो कंपनी के पास जमा है किसकी कितनी है? कैटेगरी ए की तो देखो 60,000 एक्सेस मनी कंपनी के पास जमा है, 1,80,000 से रिसीव हो गई थी, 1,20,000 ड्यू थी, तो 60,000 कंपनी के पास एडवांस है। कैटेगरी बी में तो कुछ भी एडवांस नहीं है, 60,000 ही रिसीव हुई थी, 60,000 ही ड्यू थी, कुछ भी एडवांस नहीं है। कैटेगरी सी में रिसीव हो गई थी 30,000, ड्यू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो कोई भी शेयर से अलॉट नहीं किए गए थे, तो इनकी सारा का सारा 30,000 जो है इनका एक्सेस ही है। अब ये जो 60,000 का एक्सेस अमाउंट है कैटेगरी ए का, ये तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, और जो ये कैटेगरी सी का एक्सेस अमाउंट है ये हम रिफंड कर देंगे, वापस उनको रिटर्न कर देंगे। टेबल हम इसके आगे भी बना सकते हैं, अलॉटमेंट ड्यू कर सकते हैं कि अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा कैटेगरी ए का, कैटेगरी बी का, सी का, फिर अलॉटमेंट में ये एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का उनसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं एक टेबल बना रही हूँ और साथ में क्वेश्चन के साथ आपको समझाते चलूँ। ये बाकी का स्पेस मुझे चाहिए होगा नेक्स्ट वाली नोट्स के लिए। ये टेबल प्रो डेटा वाले क्वेश्चन में टेबल बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड दिस जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये दो कॉलम बना दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन का पैसा तो कंपनी के पास कितना आएगा? जितने शेयर्स ने अप्लाई किया था सारे शेयर्स का कंपनी के पास पैसा आएगा। 60, 20, 80, 80, 10, 90,000 शेयर्स ने अप्लाई किया था, क्योंकि कंपनी ने अलॉट तो 60,000 शेयर्स किया, तो 90,000 शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आएगा। तो 90,000 शेयर्स का एक शेयर पर है एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, तो 2,70,000 कंपनी के पास आ जाएगा। 2,70,000 कंपनी के पास आ जाएगा। ये एप्लीकेशन का पैसा कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? सारा तो ट्रांसफर नहीं होगा ना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। तो जितने शेयर्स एक्चुअली भी कंपनी ने अलॉट किए हैं उतना ही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। कंपनी ने अलॉट ही कितने किए हैं? 60,000 शेयर्स, तो 60,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,80,000 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अच्छा, ये दोनों अमाउंट आप यहाँ से भी टैली कर सकते हो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है? 180 और 60, 240, 240 और 30, 270। रिसीव में कितना आएगा? 270। ड्यू कितनी हुई थी? 120 और 60, 180। तो 180 ही हमारे कैपिटल में ट्रांसफर हुई है। 180 के अलावा बाकी का डिफरेंस आ गया 270 और 180, बाकी का डिफरेंस 90,000 आ गया।
60,000 तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, 30,000 रिफंड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो तो ये अमाउंट हमारा आना चाहिए। क्लियर है? ओके, एप्लीकेशन मनी आ गया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया। अब क्या करें? अलॉटमेंट ड्यू करें, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और हमें पता है जो अलॉटमेंट है वो प्रीमियम पर है, 3+2 प्रीमियम क्वेश्चन ने बता रखा है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल में 60,000 शेयर अलॉट किए, उनका अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 3 रुपए के अकॉर्डिंग, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा 60,000 शेयर पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग। टोटल अलॉटमेंट जो ड्यू करने हैं कंपनी को 60,000 into 5 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो अलॉटमेंट का टोटल पैसा तो ड्यू हो गया 3 लाख, इसमें से कैपिटल का पैसा है 1,80,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है 1,20,000। क्लियर है? अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो अलॉटमेंट रिसीव होगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आता है तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में हमें डेट्स नहीं मेंशन थी, इसलिए हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया, अदरवाइज आप लिख सकते हो डेट का कॉलम भी बना के, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होता है कौन सा डेट को होता है? अलॉटमेंट को डेट को, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट, अगेन डेट ऑफ अलॉटमेंट, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट। इस तरीके से भी हम डेट का कॉलम बना सकते हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए मैंने बनाया है। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पैसा कितना आना है अलॉटमेंट का? 3 लाख रुपए टोटल आना है। इस 3 लाख रुपए में से 60,000 रुपए तो आया है, एडवांस आया हुआ है हमारे पास, कैटेगरी ए का पैसा है, तो ये कैटेगरी ए वाले तो अभी 60,000 रुपए कम ही देंगे ना हमें, 3 लाख से 60,000 तो ऑलरेडी आया हुआ है। एक तो ये एडजस्टमेंट है कि हमें एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन टाइम है उसका एडजस्टमेंट करना है। अच्छा, दूसरा अलॉटमेंट के टाइम का एडजस्टमेंट क्या है? क्वेश्चन ने हमें बताया था कि मिस्टर राम जो है उन्होंने 900 अंशों के लिए आवेदन किया था, और वो कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने अंशों पर इनको जितने शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने, आवेदन तो इन्होंने 900 शेयर्स के लिए किया था, इनको जितने शेयर्स अलॉट किए होंगे उस पर इन्होंने आवंटन राशि और मांग राशि का भुगतान नहीं किया। पहले तो हमें ये देखना है कि मिस्टर राम को शेयर्स अलॉट कितने किए गए, क्योंकि कैटेगरी ए में जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 40,000 शेयर्स दिए, मतलब जितना अप्लाई किया था फुल शेयर उनको अलॉट नहीं हुए। तो राम अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और उन्होंने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको शेयर्स अलॉट तो कम ही हुए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आवेदित अंश दिया है, आवंटित अंश नहीं दिया। और आप अलॉटमेंट मनी किससे मांगोगे? जितने शेयर्स आपके शेयर होल्डर को मिस्टर राम को अलॉट किए होंगे उसी भी तो मांगोगे उससे आवंटन राशि, तभी तो पता चलेगा कि उसने आवंटन में कितना पैसा नहीं दिया। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिस्टर राम को शेयर्स अलॉट कितने किए गए। तो हम सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं, शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर राम, या राम को आवंटित अंश। हमको पहले ये कैलकुलेट करना है कि राम को अंश कितने आवंटित किए गए। तो देखो 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं 60,000 एप्लीकेंट्स को, 60,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स अलॉट किए। तो जिसने 900 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं? 600 शेयर्स, मतलब मिस्टर राम को शेयर्स अलॉट तो कितने किए गए? 600 शेयर्स। तो अलॉटमेंट मनी भी हम जो मिस्टर राम से कॉल करेंगे वो 600 शेयर्स पे कॉल करेंगे। एक तो ये बात। दूसरा, अलॉटमेंट के टाइम पर अभी तो हमारे पास 2 कैटेगरी, इस कैटेगरी से तो कोई मतलब नहीं है, इससे तो हमें अलॉटमेंट का पैसा मांगना ही नहीं। हमें अलॉटमेंट का पैसा जो 3 लाख रुपए है वो किस से डिमांड करना है? कैटेगरी ए से डिमांड करना है, कैटेगरी बी से डिमांड करना है। अब एडवांस पैसा किसका आया हुआ है? कैटेगरी ए का, मतलब कैटेगरी बी से तो हमें पूरा ही पैसा मांगना है, इनका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैटेगरी ए से यानी 40,000 शेयर से कितना हो जाता है? 40,000
लाख में से 60,000 तो मैंने ऑलरेडी दे रखा था कि 1,40,000। देखिए 1,40,000 रुपये आपको ले रहे हैं कैटेगरी ए से, कितने शेयर से? 40,000 शेयर से। और राम जो कि कैटेगरी ए में बिलोंग करता है उसके पास 600 शेयर्स है, उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको कितना पैसा पेमेंट करना था वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 हो जाएगा, आवंटन पर राम से मांगी गई राशि। आवंटन पर राम से मांगी गई राशि। आवंटन पर राम से मांगी गई राशि या राम के द्वारा नहीं चुकाई गई राशि, एक ही बात है। जितने उसने डिमांड की होती है उसने पेमेंट नहीं की, तो राम से मांगी गई राशि या राम के द्वारा नहीं चुकाई गई राशि। अच्छा, कैटेगरी ए से कैटेगरी ए की कुल ड्यू राशि, कुल देय राशि, कैटेगरी ए की कुल देय राशि कितनी थी? 40,000 शेयर्स, 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए होता है। इसमें से आवेदन के समय आवेदन पर अतिरिक्त राशि, आवेदन पर अतिरिक्त जमा राशि, कैटेगरी ए भी है ना, अतिरिक्त राशि 60,000 रुपए। तो कैटेगरी ए से आवंटन पर बकाया राशि जो हमें कैटेगरी ए से लेनी है कितनी है? 1,40,000 रुपए। कैटेगरी ए से आवंटन पर मांगी गई राशि, आवंटन पर मांगी गई राशि 1,40,000 रुपए। राम जो कि कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, राम जो कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है, से आवंटन पर मांगी गई राशि ये आपको कैलकुलेट करनी है। कैटेगरी ए से टोटल कितनी मांगी है? 1,40,000। कैटेगरी ए में टोटल शेयर्स कितने हैं? 40,000। राम के पास कितने शेयर्स हैं? 600 ही तो अलॉट किए ना उसको, तो 600 शेयर्स से कितनी राशि मांगी होगी? 2100। ये वर्किंग नोट 3 समझ में आया। आवंटन पर राम से मांगी गई राशि, ये हमें कैलकुलेट करनी है कि अलॉटमेंट के टाइम पे राम से अमाउंट मांगा कितना था, क्योंकि क्वेश्चन है बोला है कि राम ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। ठीक है, हमें पता है राम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? कैटेगरी ए से। कैटेगरी ए की हमारे पास 60,000 का ऑलरेडी डिपॉजिट है, इसलिए हमारा वर्किंग नोट इस तरीके से बनाना है कि कैटेगरी ए की कुल देय राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। आवेदन पर अतिरिक्त राशि कितनी हुई? 60,000 रुपए। तो कैटेगरी ए से आवंटन पर मांगी गई राशि कितनी हो गई? 1,40,000 रुपए। 1,40,000 रुपए टोटल 40,000 शेयर से मांगी गई है, तो राम जिसके पास 600 शेयर है उससे कितनी राशि मांगी? 2,100 रुपए। मतलब 2,100 रुपए का पेमेंट कंपनी के पास नहीं आया। 3 लाख रुपए में से 60,000 तो पहले आ गया था और 2,100 रुपए का पेमेंट कंपनी के पास नहीं आया, यही तो है। तो जो 60,000 रुपए का कंपनी के पास पहले आ गया था, पहले हम उसको ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, बैंक में पैसा बाद में आएगा, एक एंट्री जैसे हम जैसे हुई एप्लीकेशन में जो आपका अमाउंट पड़ा हुआ है 60,000 रुपए, पहले वो आपका अलॉटमेंट पर ट्रांसफर होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एवरेज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 60,000 रुपीज का आपका ऑलरेडी आया हुआ था, वो आपका ट्रांसफर हो गया। बाकी का पैसा आपके पास बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट एवरेज टू इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट। 3 लाख रुपए टोटल आने थे, 60,000 रुपए ऑलरेडी आ चुके, यहाँ पे ट्रांसफर हो गए और 2100 रुपए का पेमेंट नहीं आ। तो आप नहीं गया तो बैंक में अमाउंट आ कितना रहा है, 3 लाख में से 60,000 गया तो आपका बचा 2,40,000। 2,40,000 में से 2100 रुपए और आपके पास पेमेंट नहीं आ रहा है, 2,37,900 रुपए का पेमेंट आपके पास आता है। 2,37,900, 2,37,900। ये जो बैंक अकाउंट में आपके पास इक्विटी अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, इसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। स्पेस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ से रख कर रही हूँ और किसी को मैं बनाऊंगी वहीं पर नेक्स्ट वर्किंग नोट में बनाऊंगी। आवंटन पर प्राप्त राशि, 3 हो गई वर्किंग नोट। आवंटन पर प्राप्त राशि, आवंटन पर प्राप्त राशि, कैटेगरी ए से मिलेगी और बी से मिलेगी। तो कैटेगरी ए में जो थी वो हमने देखा था टोटल ड्यू कितनी हुई थी, 2 लाख 60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए एडवांस थे और इसके अलावा 2100 रुपए और दिए हैं। कैटेगरी ए से कितनी मिल रही है। और कैटेगरी बी में 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर्स में इसमें तो कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है ना कैटेगरी बी में जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो। एक ही शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वो कैटेगरी ए से बिलोंग करता था राम। तो कैटेगरी बी में सबने पेमेंट कर दिया, तो 20,000 शेयर्स पर और अलॉटमेंट का पैसा है 5 रुपए के अकॉर्डिंग। तो कैटेगरी बी का तो आपके पास पूरा पैसा आ गया 1 लाख रुपए। कैटेगरी बी का तो आपके पास पूरा 1 लाख रुपए आ गया और कैटेगरी ए का आपके पास 2 लाख में से 60,000 रुपए एडवांस था, बाकी 1,40,000, 1,40,000 में से 2 लाख माइनस 60,000 और माइनस क्या करोगे 2,100 और माइनस करोगे 1,40,000 से 2,100 और माइनस करोगे तो 1,37,900 रुपए। टोटल आपके पास कितना अमाउंट आ रहा है अलॉटमेंट पे 2,37,900 रुपए, जो हमने यहाँ पे लिखा 2,37,900 रुपए। अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमको फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। फर्स्ट कॉल ड्यू कर, अच्छा अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कॉल ड्यू करने से पहले जो कैटेगरी सी है इसका अमाउंट हमारे पास पड़ा है कितना 30,000 रुपए इनका, क्योंकि हमने अलॉटमेंट भी ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया। तो जो कैटेगरी सी है जिनका हमने अलॉटमेंट किया ही नहीं है, इनका पैसा तो रिटर्न करना है। इनका पैसा भी रिटर्न करने की टेंशन करते थे हम। कैटेगरी सी का अमाउंट रिटर्न कर देंगे, एप्लीकेशन में पड़ा हुआ इनका पैसा हम रिटर्न कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डैमेज टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है इस बार हमारा, कंपनी का पैसा जो कंपनी के पास आ गया था वो रिटर्न हो रहा है 30,000। ये 60,000 की हमने पहले एंट्री कर दी थी, 30,000 की भी एंट्री हो गई हमारी। एप्लीकेशन रिमेनिंग रिसीव्ड फ्रॉम कैटेगरी सी रिफंड बाय कंपनी। ओके, अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डैमेज, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डैमेज, इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल हम सारे शेयर्स पे ड्यू करेंगे, 60,000 शेयर्स है हमारे और फर्स्ट कॉल हमारी है 4 रुपीज के अकॉर्डिंग, 4 रुपीज है ना, 2,40,000 रुपीज फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू है। अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा हमें, तो बैंक अकाउंट डैमेज
फर्स्ट कॉल में एक ही शेयर होल्डर है जो हमें पेमेंट नहीं कर रहा। राम, कितने शेयर उसके पास, वो हमने देख ही लिया था, 900 शेयर उसने अप्लाई किया था, 600 शेयर उसको अलॉट किए थे। एट प्रेजेंट उसके पास 600 शेयर है, 600 शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। इस बार तो कोई एक्सेस अमाउंट भी जमा नहीं है हमारे पास। अलॉटमेंट के टाइम पे तो था कैटेगरी ए का 60,000, वो पूरा हमने यूटिलाइज कर लिया अलॉटमेंट में, इसके आगे कोई पैसा जमा नहीं है। तो कैटेगरी ए से भी फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा ही देना है, इस बार अंदर कोई एक्सेस नहीं है। कैटेगरी बी से भी पूरा ही देना है। इट मीन्स राम जिसने पैसा नहीं दिया उससे भी पूरा पैसा लेना था। 4 रुपए एक शेयर थे, उसने पेमेंट नहीं किया। सिंपल है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 शेयर हमारे टोटल है, इसमें से 600 शेयर हमको पेमेंट नहीं करना, राम पेमेंट नहीं कर रहा, बाकी के 4 रुपए के अकॉर्डिंग हमें रिसीव हो रहा है, यानी 2400 रुपए का पेमेंट हमको रिसीव नहीं हो रहा है। 60,000 है ना हमारे पास शेयर्स, हाँ 40 और 20 60,000 शेयर्स है, और 60,000 शेयर्स पर 4 रुपए के अकॉर्डिंग 2,40,000 रुपए बनते हैं। 2,40,000 रुपए में से 2400 रुपए का पेमेंट हमारे पास नहीं आ रहा है। तो कितना पेमेंट हमारे पास आ रहा है, 2,37,600 2,37,600 रुपए का पेमेंट कंपनी को रिसीव हो रहा है। ठीक है, 600 शेयर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, 59 400 शेयर्स का 4 रुपए का अकॉर्डिंग रिसीव हो रहा है। तो फर्स्ट कॉल हमको रिसीव होगी। अब क्या हुआ, जब राम ने अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का दोनों का पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर्स को जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अब हम प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। प्रॉफिट की एंट्री, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डैमेज, टू क्या क्या नहीं दिया उसने, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये होती है फॉरफिटेड की एंट्री। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था, और फॉरफिटेड की एंट्रीज करते टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, जब शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं और फॉरफिट होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि प्रीमियम रिसीव हो गया था या नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में प्रीमियम किस पर ड्यू था, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का पैसा तो आपने दिया नहीं, इट मीन्स प्रीमियम का पैसा आपने नहीं दिया। जब प्रीमियम का पैसा ड्यू हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता तो फॉरफिटेड की एंट्री में हम प्रीमियम को भी वापस डेबिट करते हैं। अगर रिवाइज करना हो तो फॉरफिटेड वाले जो लेक्चर्स हैं वहां पर जाकर आप रिवाइज कर सकते हो। जब प्रीमियम पर शेयर्स इशू होते हैं और शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होता और उसके शेयर्स को जब्त किया जाता है तो फॉरफिटेड के एंट्री में सिक्योरिटीज के अकाउंट को भी वापस डेबिट किया जाता है। कितने शेयर्स थे उसके पास, 600 शेयर्स, उसके शेयर्स को जब्त किया, 10 रुपए का एक शेयर था, प्रीमियम कितना था इससे, 2 रुपए, अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दिया, वैसे तो हम यहाँ लिखते हैं 600 into 5, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, हम देख चुके हैं अलॉटमेंट पर उससे कितना मांगा गया था, 2100। तो जितना पैसा मांगा जाता है, जो पेमेंट नहीं मिलता है कंपनी को, वही लिखा जाता है यहाँ पे, जो कंपनी का अमाउंट रिसीव नहीं होता है। तो इक्विटी अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास 2100 रुपए में आएगा। यहाँ पे हमने 600 into 5 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, उसने अप्लाई 900 शेयर्स के लिए किया था, एप्लीकेशन वैल्यू उसकी एडजस्ट हुई थी, है ना, 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 600 ये अलॉट हुए थे, उसकी कुछ एप्लीकेशन वैल्यू एडजस्ट हुई थी 300 शेयर्स की, इसलिए हमने यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा 600 into 5 नहीं किया, जितना उससे ड्यू किया गया था उतना ही किया। फर्स्ट कॉल पर उसने कितना पेमेंट नहीं किया था, 2400 रुपए का। अच्छा, कैपिटल में कितना आ जाएगा, 6000, प्रीमियम में आ जाएगा 2 रुपए के अकॉर्डिंग 1200 रुपए, बाकी इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कैलकुलेट कर लो। फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, 4,500, और यहाँ पे कितना है 7,200, कितना आएगा, चलो नहीं कर रही, 2700 हो गया। एक बार 2 4 6 7,200, ये 2700 वैसे भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो
प्रॉफिटेड क्या होता है, जो उसने कंपनी को पेमेंट कर दिया था वही तो प्रॉफिटेड अमाउंट में आता है। तो इसने राम ने क्या क्या पेमेंट कर रखा है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, और एप्लीकेशन का पैसा इसने ज्यादा पेमेंट किया था, 900 शेयर्स पे किया था, 900 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 2700 रुपए, तो वैसा बैलेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो उसको। तो ये तो हो गया आपकी प्रॉफिटेड की एंट्री, क्लियर। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में री इशू भी है, और इशू के लिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया था, अदरवाइज ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा, प्रीमियम, प्रॉफिटेड के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। री इशू भी है मेन इस क्वेश्चन में। री इशू के लिए क्या बोला कंपनी ने, उसके हरण किए गए अंशों में से 400 अंश शाम को 9 रुपए प्रति अंश पर पूर्ण प्रदत्त मानकर इशू कर दिए, री इशू कर दिए। एक तो पूरे शेयर्स री इशू नहीं किए, ध्यान देना, उसके हरण किए गए अंशों में से सिर्फ 400 अंश, हरण कितने दिए 600 अंश, री इशू कितने हो रहे हैं 400 अंश। एक ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और 9 रुपए प्रति अंश पर फुली पेड अप मानते हुए, 10 रुपए का शेयर है, 9 रुपीज का फुली पेड अप मानते हुए, इट मींस डिस्काउंट दिया है नए शेयर होल्डर को, री इशू करते टाइम डिस्काउंट दिया है कंपनी ने। लास्ट लेक्चर में सीखा था हमने री इशू एंड डिस्काउंट। चलिए तो बस री इशू की एंट्री और में कर दिया, वो हम कर रहे हैं। शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस है ध्यान रखना, 2700। री इशू कर रहे हैं, 400 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, पूरे 600 शेयर्स री इशू नहीं कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। 400 शेयर्स इशू कर रहे हैं, फुली पेड अप मान रहे हैं, मतलब 10 रुपए पूरे कैपिटल का अमाउंट रिसीव हो जाएंगे मान रहे हैं। 400 शेयर्स का बैंक में पैसा आ रहा है 9 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए हम उसको फुली पेड अप मान रहे हैं, बैंक में 9 रुपए आ रहा है, 1 रुपए हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 400 शेयर्स पर 1 रुपीज के अकॉर्डिंग उसको डिस्काउंट दे रहे हैं री इशू के बैंक में। तो बैंक में तो आ रहे हैं 400 रुपीज हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, और कैपिटल में पूरा 400 शेयर्स का 4000। ध्यान रखना डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं किया है, इक्विटी शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट को यूटिलाइज किया है। हो गई री इशू की एंट्री, 400 शेयर्स री इशू किए, री इशू वाली एंट्री हो गई। अब मैंने कहा था कि जितने शेयर्स हम री इशू कर देते हैं उनसे रिलेटेड जो अमाउंट हमारे शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में होता है, अगर वो पूरा डिस्काउंट दे दिया तो ओके, अगर कम डिस्काउंट दिया है तो बाकी का जितना पैसा है री इशू शेयर से रिलेटेड वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो एक एंट्री हमें और करनी है, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा ये भी देखना जरूरी है कि जो 400 शेयर री इशू कर दिए उनसे रिलेटेड कोई पैसा बचा भी है या सारा ही डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने आपको बोला था ध्यान रखना, 2700 रुपए था शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में। देखो 2700 रुपए जो अमाउंट शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में आया था वो कितने शेयर से रिलेटेड था, 600 शेयर से, क्योंकि प्रॉफिट हमने 600 शेयर किए थे। तो 2700 रुपए का जो अमाउंट प्रॉफिट हुआ वो 600 शेयर का होगा। री इशू कितने कर रहे हैं 400, तो कितना अमाउंट हुआ 400 शेयर से रिलेटेड जो कि हमारे प्रॉफिटेड अकाउंट में पड़ा है, कैलकुलेट कर लो। 1800, मतलब जो 400 शेयर हम री इशू कर रहे हैं इससे रिलेटेड अमाउंट जो 2700 में इंक्लूड था शेयर प्रॉफिटेड अमाउंट कितना था 1800, जितने शेयर री इशू किए इनसे रिलेटेड अमाउंट 1800 में से हमने डिस्काउंट कितना दे दिया 400 रुपए। तो अभी भी इन शेयर से रिलेटेड कितना अमाउंट पड़ा हुआ है हमारे शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में 1400 रुपए, वो 1400 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं किया कि 2700 रुपए था, 2700 में से 400 का डिस्काउंट दे दिया, बाकी जो 2300 में बचा वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दो, नहीं। 2700 में पूरे 600 शेयर्स का था, और 600 शेयर्स अभी तक री इशू नहीं किए कंपनी ने अभी 400 शेयर से री इशू किया। तो हमें पहले देखना है कि 400 शेयर्स का अमाउंट कितना है प्रॉफिटेड अकाउंट में,
2700 शेयर्स का था, तो 400 शेयर्स का कितना है 1800। 1800 में से डिस्काउंट कितना दे दिया 400, बाकी के 1400 आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? अब जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफी सारे आपके एडजस्टमेंट्स में रिवाइज हो गए, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, फॉरफिटेड, री इशू। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें बोला था जर्नल एंट्रीज करो और कैश बुक भी बनाओ। कैश बुक बनाओ, मैं आपको कैश बुक बता देती हूँ, लेकिन मैंने सारी एंट्रीज हटा दी है, इसलिए अब एंट्रीज मेरे पास नहीं है बैंक वाली, इसलिए मैं कैश बुक नहीं बना पा रही हूँ अभी यहाँ पे। मैं आपको समझाती हूँ। जब क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि आप जर्नल एंट्रीज करो विद कैश बुक भी बनाओ, तो हम क्या करते हैं, जो बैंक वाली एंट्रीज है वो जर्नल में ना करके बैंक अकाउंट में करते हैं। एक जर्नल बनाते हैं और एक बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो जो बैंक वाली एंट्रीज है वो सारी बैंक के कॉलम्स में आ जाएंगी, और बाकी जो विदाउट बैंक वाली एंट्रीज है, जैसे कि अलॉटमेंट ड्यू करने वाली, वो आपकी जर्नल में आ जाएगी, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बुक में से, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि बैंक अकाउंट में कैसे एंट्री की जाती है। बस बैंक वाली एंट्री, जैसे ये वाली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। इसमें जो बैंक वाला अमाउंट है 5600 रुपीज, वो बैंक अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा। बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट